वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है द सोलमेट। इस मूवी का हाईलाइट है ये एक्टर जिसे कोरियन मूवी लवर्स डॉन ली के नाम से जानते हैं। डॉन ली की एक्टिंग ही नहीं, इस मूवी में जो फैंटेसी, जो कॉमेडी और जो इमोशंस है ना, उसके लिए तो ये मूवी देखना बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर चोर को चेस कर रहा होता है। बहुत देर बाद फाइनली वो चोर को पकड़ भी लेता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है टोनी और यहाँ पर मूवी का टाइटल द सोल में डालकर होती है मूवी शुरू। एक बस में चढ़ता है एक राउडी जो एक बुजुर्ग औरत को सीट खाली करने पे तुला होता है। दूसरे पैसेंजर्स भी चुपचाप उसको देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं। लेकिन लास्ट सीट पर बैठी एक लड़की वहां शूट कर रही होती है। राउडी उसे भी धमकाता है कि अगर मोबाइल सही सलामत चाहिए तो चुपचाप कैमरा ऑफ करो, समझी। तब साइड में दिखाते हैं तो वहां पर बैठा होता है मूवी का हीरो जेंगसू, जो राउडी को घूर रहा होता है। राउडी भी अकड़ में कहता है कि ओए तू मुझे घूर क्यों रहा है, हाथ पैर तोड़ दूंगा फिर पता चलेगा। जेंगसू उठकर आता है और डर कर कहता है सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। फिर मन ही मन में कहता है कि अबे तू कुछ भी करे मुझे उससे क्या, मेरा स्टॉप तो आ गया, मैं उतरने जा रहा हूँ, चल साइड हो जा। और ये कहकर वो नीचे उतर जाता है। वो लड़की भी कहती है कि सर आपका टी शर्ट पर जिम ट्रेनर लिखा हुआ है, पर आप वो बस में हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ भी नहीं कहे, ऐसे ही उतर गए। देखो अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा काम नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वो उसकी पीठ पर जोर से मारकर भाग जाती है। तब भी जेंगसू हीरो वाला कोई रिएक्शन नहीं देता। अगले सीन में जेंगसू अपने जिम में होता है जहां वो कुछ छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। तब उसे एक डॉक्टर का कॉल आता है जो बताता है कि डोनर मिल गया है। अब ये सुनकर जेंगसू की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो चिल्ला जाता है बिल्कुल खुशी से। दरअसल जेंगसू की बेटी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और आज एक डोनर मिल गया है। डॉक्टर भी बताता है कि डोनर तो मिल गया लेकिन तुम्हें अभी के अभी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जेंगसू कहता है कि पता है आप मेरे लिए भगवान हो, बस आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं अभी जिम बेचकर सारे पैसे लेकर आ जाऊंगा। दूसरी ओर टोनी अपनी गर्लफ्रेंड टीना से मिलने जाता है जो फिश बेचती है। वो जिद करती है कि जब सारे फिश बिक जाएंगे तभी आऊंगी। टोनी चुपचाप बाहर चला जाता है और वहां जाती भी एक औरत को कुछ पैसे देकर कहता है कि सुनिए, मेरे खातिर आप उस लड़के से वो सारे फिश खरीद लीजिए ना। वो वैसा ही करती है और तब टीना खुश होकर टोनी के साथ घर आ जाती है। दरअसल रोज यही होता है। अब यहाँ जेंगसू नहा रहा होता है तो उसकी बेटी, इसे हम क्या कहेंगे, चुटकी कहते हैं, चलो ठीक है, वो चुटकी एक स्टफ टॉय को पकड़कर पीट रही होती है। लगता है इसे फाइटिंग का बड़ा शौक है। लेकिन जेंगसू ने इसको उछल कूद करने से बिल्कुल मना किया होता है क्योंकि इसका हार्ट वीक है ना, इसीलिए। फिर जब जेंगसू नहा कर आता है तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्या कर रही थी तुम। कुछ नहीं पापा, मैं तो बस कब से यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ। पर जेंगसू को पता चल जाता है तो वो डांटता है कि कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस तरह मत खिला करो, तुम्हारा हार्ट वीक है। वो बेचारी उदास हो जाती है। जेंगसू समझाता है कि जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तब तुम ठीक हो जाओगी और फिर जितना मर्जी तब खेल लेना। तब जाकर लड़की खुश होती है। अब जेंगसू उसे स्कूल के लिए रेडी करता है। कुछ साल पहले जेंगसू की वाइफ की डेथ हो गई थी और तब से वो बेचारा अकेला ही बेटी की देखभाल करता है। वो उसे स्कूल लेकर जाता है तो वो भागने लग जाती है। फिर जेंगसू उसे धीरे धीरे जाने को कहता है और अपना सीना पकड़कर धीरे धीरे वो चलने लग जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर टोनी पर चिल्लाता है कि कितने दिन हुए कंप्लेंट दिए हुए, पर आज तक तुम लोगों से मेरा कुत्ता नहीं ढूंढा गया। पुलिस क्या सो रही है तब से। पर टोनी शांत होकर कहता है कि सर आप हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए, हम जरूर आपके कुत्ते को ढूंढ निकालेंगे, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे आपके बेटे को, आई मीन सॉरी, आपके कुत्ते को। उस रात टोनी कुत्ता ढूंढने निकल जाता है। वो हार्बर के पास पहुंचता है तो कुछ आदमी लड़कियों को किडनैप करके कहीं ले जा रहे होते हैं। टोनी उनकी गाड़ी को फॉलो करके एक टनल में पहुंचता है, पर वहां जेंगसू खड़ा होता है। टोनी कहता है कि मुझे ये गाड़ी चेक करनी है, पर जेंगसू कहता है देखिए मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। ये कहकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। अगले दिन जेंगसू चुटकी को स्कूल छोड़कर चला जाता है। तभी टोनी देखता है कि चुटकी स्कूल के बजाय पास के एक बिल्डिंग में जा रही है, लेकिन अभी तो उसको जेंगसू को फॉलो करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जेंगसू के पीछे चला जाता है। गाड़ी ठीक जिम के आगे रुकती है तो टोनी जल्दी से उस गाड़ी की फोटो खींच लेता है। जेंगसू जब उसको देखता है तो डांटता है उसे कि तुम मेरी गाड़ी के पास कर क्या रहे हो, लेकिन टोनी बिना कुछ कहे निकल जाता है। फिर वो सुपरमार्केट में कुछ खरीद रहा होता है तो सामने एक क्लब के कुछ आदमी निकलते हैं। ये वही गैंग है जो कल रात लड़कियों को उठाकर लेकर जा रहा था। टोनी उनकी गाड़ी को फॉलो करने की सोचता है, पर इतने में गाड़ी निकल जाती है। अब उसी रात टोनी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करके बाहर निकलता है तो उसके हाथ से एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं। तभी जेंगसू भी अपनी बेटी को लेकर उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन जेंगसू उनकी मदद नहीं करता। फिर टोनी अपने फ्रेंड माइकल को बताता है कि देखा कितना कड़कड़ चला गया ये आदमी, मुझे तो लगता है कि ये कोई लीगल काम कर रहा है, इसकी गाड़ी अक्सर मेरी नजर में आ रही है। पर माइकल जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है वो कहता है मैं उसे जानता हूँ, बहुत ही साधु इंसान है वो, अपना जिम चलाता है और दूसरों के मामले में अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ाता। उस रात टोनी उसी सुपरमार्केट में जाकर उस गैंग का वेट करता है। तभी उस क्लब के आगे जेंगसू आकर फोन पर बात कर रहा होता है। टोनी फिर उसे फॉलो करता है पर तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। फिर टोनी जेंगसू को छोड़कर उस आवाज की दिशा में जाता है।
वो देखता है कि उस क्लब के कुछ आदमी एक लड़की को पीट रहे होते हैं। मार खाते खाते वो लड़की अपना मोबाइल पौधों के बीच फेंक देती है। टोनी ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वहां पर कई आदमी होते हैं। वो गैंग उस लड़की को टॉर्चर करते हैं कि कहाँ है तुम्हारा मोबाइल। टोनी समझ जाता है कि जरूर उस मोबाइल में कुछ तो है। वो चुपके से लड़की का मोबाइल उठा लेता है। फिर टोनी और माइकल उस मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखते हैं और उसमें पता चलता है कि उस गैंग ने कई लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है और इस लड़की ने उनकी वीडियो ली थी, इसलिए वो उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच टोनी को एक कॉल आता है। दरअसल टोनी एक घर खरीदना चाहता था और आज उसे उस घर की चाबी मिलने वाली है। वो चाबी लेने जाता है और बहुत ही खुश भी होता है। तो माइकल उसको एक पार्किंग लॉट में बुलाता है जहां पर कोई एविडेंस मिला है। टोनी भी वहां जाता है। यहाँ दिखाते हैं तो जेंगसू अपनी बेटी के लिए एक टॉय खरीद कर लाता है, पर उसकी गाड़ी वहां होती नहीं। वहां पर एक नोटिस होता है कि तुम्हारी गाड़ी को हम टो करके लेकर गए हैं, पुलिस स्टेशन आकर ले लो। जेंगसू को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने ठीक जगह पर पार्क किया था। तभी वो टोनी को देखता है और उसे लगता है कि ये काम टोनी का होगा। ये पता नहीं मेरी गाड़ी के पीछे क्यों पड़ा रहता है। ये सोचकर जेंगसू उसके पीछे भागता है। टोनी अपने फ्रेंड माइकल के बताए हुए पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, पर वहां माइकल नहीं बल्कि एक गैंग होती है जो टोनी को मारते हैं कि मेमोरी कार्ड कहाँ है। टोनी कैसे भी करके उनसे बचकर भागता है, लेकिन एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। तब माइकल आता है जो खुद इस गैंग से मिला हुआ था। वो उन्हें डांटता है कि मैंने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड लेने को कहा था, तुम लोगों ने इसे मार क्यों दिया। एन वक्त पर जेंगसू आता है, पर वो जेंगसू को भी मार कर निकल जाते हैं। फिर एम्बुलेंस आती है और टोनी और जेंगसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टोनी तो बेचारा कोमा में चला गया था, पर चौंका देने वाली बात यह है कि टोनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आत्मा बहुत परेशान होती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा या फिर नहीं। वो हर किसी के सामने जाकर पूछता है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगली सुबह जेंगसू को होश आता है और वो उठने की कोशिश करता है। नर्स कहती है, देखिए धीरे से उठिए, आपके सर में गहरी चोट आई है। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन पता चलता है वो रात भर अपने पापा के पास बैठी थी। जेंगसू कहता है, तुम्हें रात को जागना नहीं चाहिए बेटी। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर भेज दूंगा, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर जेंगसू बाहर आता है तो टोनी की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है, जिसको देखकर जेंगसू तो डर कर भाग जाता है। मतलब जेंगसू को टोनी की आत्मा दिख रही है। वो फिर जेंगसू के सामने जाकर पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो। जेंगसू गुस्सा हो जाता है कि आइंदा मेरे सामने आए तो मुंह तोड़ दूंगा, भागो यहाँ से। कहकर वो टोनी को धकेलता है, लेकिन उसके हाथ उसके शरीर में घुसकर निकलता है, जिसको देखकर जेंगसू तो भूत भूत करके चिल्लाने लग जाता है। जब उसे होश आता है तो फिर टोनी की आत्मा हाजिर। जेंगसू अब नर्स से पूछता है, क्या तुम इस आदमी को देख सकती हो, ये सामने है जो। वो कहती है कि अरे सर, मेरे अलावा और आपके अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं। लगता है सर पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब टोनी कहता है कि मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जेंगसू तो डर के मारे उससे बचकर ही भाग जाता है। अब माइकल जो कि उस गैंग से मिला हुआ था, वो टोनी को देखने हॉस्पिटल आता है और टीना से कहता है कि इसका ख्याल रखना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। अगर इसे होश आए तो एक मेमोरी कार्ड के बारे में पूछना, जो एक केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे वो कट कर देता है। अब टोनी की आत्मा को यानी टोनी को अपने दोस्त का असली चेहरा दिख गया था कि वो इलीगल काम कर रहा है, इसलिए टोनी यानी टोनी की आत्मा उसका पीछा करती है। वो एक जगह जाता है और अपने गैंग लीडर से मिलता है जो कि पुलिस चीफ है। ओ माय गॉड, ये खुद ही इतना बड़ा काम कर रहा है, ये लड़कियों को किडनैप करके उनको बेचता है। वो पूछता है कि मेमोरी कार्ड मिला या फिर नहीं। माइकल कहता है नहीं मिला सर, और टोनी अभी कोमा में है। पुलिस चीफ उसे धमकाता है कि जब तक मेमोरी कार्ड ना मिले तब तक मत आना, और अगर नहीं आए तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। माइकल वहां से निकल जाता है। अब पुलिस चीफ की गैंग जेंगसू को पकड़ने आती है क्योंकि उस दिन जेंगसू भी वहां पर था। इन्हें लगता है कि जेंगसू उस मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ जरूर जानता होगा, लेकिन अब इनको देखकर टोनी जेंगसू को वार्न करने चाहता है कि शायद वो गैंग तुम्हें मारने आ जाए। पर यहाँ तो जेंगसू का डर कम ही नहीं हुआ था, वो टोनी की किसी भी बात को सुनना नहीं चाहता। इतने में वो जेंगसू पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेंगसू उन्हें मारकर आराम से बाहर भाग जाता है और तब जाकर उसे टोनी की बात पर विश्वास होता है। फिर टोनी जेंगसू को उस गैंग से भी बचा लेता है। उस रात टोनी की आत्मा अपनी बॉडी के पास बैठी होती है। टीना बहुत दुखी होती है कि टोनी कोमा में है। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था जिसमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो टोनी को टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि तुम जल्दी होश में आ जाओ प्लीज, ये देखो तुम बाप बनने वाले हो। मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। थोड़ा इमोशनल हो जाती है बेचारी। अब टोनी यानी कि टोनी की आत्मा भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है कि मेरा कितना ख्याल रखती है ये। तभी टीना वहां पर पड़ा हुआ एक मेमोरी कार्ड देखती है और टोनी के फ्रेंड माइकल को कॉल करके बताना चाहती है, पर टोनी टेंशन में चिल्लाता है कि वो गद्दार है, उसे मत बताओ। पर कहाँ, उसकी आवाज तो जेंगसू के अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। इसी बीच जेंगसू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो बताता है कि चुटकी गायब है। जेंगसू घबराकर तुरंत उसको ढूंढने निकल जाता है, लेकिन तभी टोनी उसकी मदद मांगने आता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बताओ कि माइकल को मेमोरी कार्ड के बारे में ना बताए वो। अब जेंगसू खुद अपनी बेटी को लेकर परेशान है और इस समय वो टोनी की मदद करने की हालत में बिल्कुल नहीं होता। वो चुटकी को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती।
तब टोनी कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को स्कूल के बजाय वो स्कूल के पास वाले एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, और अब दोनों उस बिल्डिंग में जाते हैं तो चुटकी वहां बेहोश पड़ी होती है। वो कुछ ड्राइंग्स कर रही थी और लगता है तभी उसकी छाती में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। जैंगसू उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो बताते हैं कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो चुटकी को बचाना मुश्किल है। जैंगसू बेचारा पूरा टूट जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तब टोनी की आत्मा आकर उसके पास बैठती है और फिर हमको दिखाते हैं जैंगसू का एक फ्लैशबैक। दरअसल अब तक जिस जैंगसू को दिखाया गया था वो किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन उसका कारण इस फ्लैशबैक में पता चलेगा। एक दिन जैंगसू अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। सुबह का वक्त था, जब सूरज भी नहीं निकला था। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखी जो उलट कर पड़ी थी। जैंगसू ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और उनकी मदद करने के लिए भागा। उसने एक आदमी को बचा लिया, लेकिन उसे लगा कि शायद अंदर कोई और भी है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग गया, लेकिन तभी ऑपोजिट में एक ट्रक आया जो जैंगसू की गाड़ी पर क्रैश कर गया। हालांकि जैंगसू ने अपनी गाड़ी रोड के साइड पर खड़ी की थी और उसी एक्सीडेंट में जैंगसू की वाइफ की मौत हो गई और उसी समय चुटकी का हार्ट भी डैमेज हुआ। प्रेजेंट में जैंगसू बताता है कि अगर उस दिन मैं उस गाड़ी के पैसेंजर की मदद ना करता ना, तो आज मेरी वाइफ मेरे साथ होती और मेरी बेटी की ये हालत ना होती। और तब से मैंने किसी भी मामले में दखल देना बंद कर दिया, फिर चाहे वो मदद करने के लिए क्यों ना हो। यहाँ टीना माइकल को वो मेमोरी कार्ड दे देती है। माइकल खुद भी बहुत दुखी होता है कि टोनी कोमा में है। दरअसल उसे पुलिस चीफ और उसकी गैंग पर गुस्सा भी है, क्योंकि एक मेमोरी कार्ड की खातिर उन लोगों ने टोनी को जिंदा लाश बना दिया। तब टोनी माइकल को जोर से मुक्का मारता है, लेकिन मुक्का उसे नहीं, पास में रखे एक डस्टबिन को लग जाता है और वो हिलने लग जाता है। टोनी जो किसी भी चीज को टच नहीं कर पा रहा था, उसने डस्टबिन को हिला दिया। अपनी पूरी ताकत से काम करने की वजह से उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लग जाता है। हार्ट बीट चेंज होने लग जाती है। डॉक्टर टीना से कहता है कि टोनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है कि टोनी उसको छोड़कर जाने वाला है। वो टोनी के साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करती है। टोनी भी उसके पीछे पीछे चलता है। तभी अचानक एक गैंग टीना को पकड़कर गाड़ी में लेकर जाती है। बेचारा टोनी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ जैंगसू खुद परेशान है कि उसकी चुटकी के लिए सर्जरी के पैसे नहीं मिल रहे और ऊपर से डोनर का हार्ट अब किसी और को दे दिया गया है। इसी बीच टोनी टीना को बचाने के लिए जैंगसू से मदद मांगता है, लेकिन जैंगसू कुछ नहीं कहता। टोनी हार मानकर चला जाता है, लेकिन तब जैंगसू उसे रोककर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। टोनी ने उस गाड़ी का नंबर देखा था और उसके जरिए वो उस गाड़ी को और उसके लोकेशन का पता लगाते हैं। वहां पुलिस चीफ ने टीना को बांध कर रखा होता है। दरअसल माइकल, जो टोनी की हालत के लिए पुलिस चीफ को जिम्मेदार मानता है, उसने पुलिस चीफ को मेमोरी कार्ड देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसीलिए इन लोगों ने टीना को किडनैप किया ताकि माइकल को धमकाकर वो मेमोरी कार्ड वापस ले पाए। इसी बीच जैंगसू, उसका फ्रेंड और टोनी तीनों हार्बर पहुंचते हैं। वहां अंदर जाने के लिए वो एक लीवर दबाते हैं, लेकिन ऊपर से बर्फ गिरने लगती है। लगता है ये गलत लीवर था। टोनी अंदर जाकर टीना को ढूंढता है और तब एक कमरे में उसे कुछ लड़कियां दिखती है जिन्हें पुलिस चीफ ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो तुरंत जैंगसू को बताता है और फिर वो पुलिस चीफ के आदमियों को मारकर उन लड़कियों को छुड़ा लेता है। लेकिन इसी बीच पुलिस चीफ का एक आदमी बचकर भागता है। टोनी उसे फॉलो करके पुलिस चीफ की जगह का पता भी लगा लेता है और जैंगसू को बताता है। फिर जैंगसू वहां जाकर पुलिस चीफ को इतना पीटता है कि क्या कहें। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो जैंगसू को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुलिस चीफ तो इनका सीनियर ऑफिसर है। इतने में माइकल क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को वहां ले आता है। दरअसल माइकल बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से टोनी की यह हालत हुई है, इसलिए वो सरेंडर हो गया और उसने क्राइम डिपार्टमेंट को पुलिस चीफ की सारी लीगल एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। लेकिन पुलिस चीफ उन पर गन तान देता है। तभी टोनी की आत्मा को वहां एक डस्टबिन दिख जाता है और उसे याद आता है कि उस दिन उसने एक डस्टबिन को हिला दिया था। वो पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उस लीवर को दबाने की कोशिश करता है। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन आखिर में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो लीवर को दबा देता है और पुलिस चीफ पर बर्फ के टुकड़े बरसने लगते हैं। और मौका पाकर जैंगसू पुलिस चीफ को खूब पीट देता है और फिर क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पुलिस चीफ और उसकी गैंग को अरेस्ट भी कर लेते हैं। इस तरह वो टीना और बाकी लड़कियों को भी बचा लेते हैं। टीना को बचाने के लिए टोनी जैंगसू का शुक्र अदा करता है और पूछता है, क्या एक आखिरी मदद कर पाओगे? जैंगसू भी कहता है कि अभी तक जो किया काफी नहीं था क्या? ठीक है, बोलो क्या करना है। टोनी कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक घर खरीदा है, तुम प्लीज उसे वहां लेकर जाओ और उसे उस घर की चाबी दे दो। जैंगसू भी टीना को नए घर की चाबी देकर उसको सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, जब आंखें खोलोगी तो टोनी तुम्हें दिखेगा। वो आंखें बंद करके खोलती है तो उसे भी टोनी की आत्मा दिखती है। टोनी कहता है, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वही वाली बात है ना, किस्मत को कौन टाल सकता है। तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, और अगर कोई मदद चाहिए हो तो जैंगसू से मांगने चले जाना, ज़रा भी संकोच मत करना। बहुत अच्छा इंसान है ये। मैंने तुम्हारे साथ खुशी भरी जिंदगी की तमन्ना की थी, लेकिन मेरे सपने एकदम से टूट गए। मैं मर भी गया तो हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा। और तब हॉस्पिटल में दिखाते हैं टोनी जो कोमा में था, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। चुटकी को हार्ट का डोनर नहीं मिला था, लेकिन अब डॉक्टर्स टोनी का हार्ट निकाल कर चुटकी को देने का फैसला करते हैं, जिसके लिए टीना भी मान जाती है।
इस सर्जरी को करने के लिए एक हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। अब जेंगसू को उस डॉक्टर का चेहरा देखा देखा सा लगता है। तब उसे याद आता है कि उस दिन सुबह सुबह जब वो अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा था तो उसने कार एक्सीडेंट में फंसे आदमी को बचाया था। डॉक्टर को भी जेंगसू का चेहरा देखा देखा सा लगता है। वो पूछता है, मैंने आपको कहीं पहले देखा है? जेंगसू बताता है कि कुछ साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको कार से निकाल कर एम्बुलेंस को बुलाया। ओह हाँ, मुझे याद आया। दरअसल जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पूछा कि मुझे किसने बचाया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। वैसे वो बच्ची तुम्हारी लगती कौन है जिसका ऑपरेशन चल रहा है? जेंगसू कहता है, वो मेरी बेटी है। डॉक्टर कहता है, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस सर्जरी के लिए मैं एक भी फी नहीं लूंगा और तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है और ऑपरेशन ठीक ठाक करके चुटकी को बचा लेता है। इतने साल से जेंगसू जिस मदद के लिए खुद को कोस रहा था, उस दिन अगर वो अपने काम से काम रखता ना तो उसकी वाइफ जिंदा होती। पर आज वो रियलाइज़ करता है कि उस दिन उसने जो मदद की थी, आज उसकी मदद नहीं, आज उसकी बेटी की जान बचाई। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जेंगसू बस में जा रहा होता है। तभी वही राउडी एक और बुजुर्ग को तंग कर रहा होता है और इस बार जेंगसू अपनी सीट से उठता है, लेकिन राउडी को लगता है ये कुछ नहीं करेगा। वो भी कह देता है, कट के, अबे क्या हुआ, तुम्हारा स्टॉप आ गया तो निकल। जेंगसू कहता है कि हाँ, मेरा स्टॉप तो आ गया, लेकिन तुम्हारा भी स्टॉप आ चुका है। कहकर वो राउडी को बस में ऐसा पीटता है और नीचे खदेड़ देता है। सारे पैसेंजर जेंगसू को चीयर करते हैं। फिर क्या था, जो आदमी किसी की भी मदद करने से कतराता था, वो जी जान से लग जाता है हर किसी की मदद करने को। एक दिन उसके जिम में टीना आती है जो प्रेग्नेंट है। उसको देखते ही चुटकी उससे लिपट जाती है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने टोनी, टीना और उनके छोटे बच्चे को बनाया होता है। तब टोनी चुटकी के दिल की धड़कन को सुनती है। ओह, ये तो टोनी का दिल है। और उसे सुनकर टीना को हिम्मत मिलती है कि टोनी भी उसके साथ है। और तब दिखाते हैं कि टोनी की आत्मा आसमान से उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।